जय हिंद। मेरा नाम स्वप्निल तिवारी है। मैं आप लोग के लिए बैंक एग्जाम में कैसे जॉब लेना है, कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने क्या सिलेबस होता है, कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ये पूरा चीज ये डिस्कस करेंगे कि पूरा बैंक जो एग्जाम होता है, बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि बैंक एग्जाम में बैंक एग्जाम क्रैक करना है, बैंक में जॉब करनी है। तो कैसे जॉब लेना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग्स होने चाहिए, हर एक चीज को आज पूरा डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ, और हर एक चीज को देखेंगे। इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, पूरा हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक चीज और, लास्ट तक आप बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी लोग के लिए एक छोटा सा मैं वीडियो बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, जीरो लेवल से कैसे स्टार्टिंग होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट। ये सारे एग्जाम्स होते हैं जो बैंक लेवल पे होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बैंक एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो कौन कंडक्ट कराता है? आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे जो बैंक एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट करता है। जो बैंक आईबीपीएस जो कंडक्ट नहीं कराता वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसबीआई और एक होता है आरबीआई। ये दोनों अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो देखते हैं आईबीपीएस कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करता है। सबसे पहले आईबीपीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो आरआरबी होता है। आरआरबी का मतलब क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, वो कंडक्ट कराता है। तो आरआरबी लेवल पे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं और पीओ के एग्जाम्स होते हैं। ये दोनों आरआरबी में आते हैं। आईबीपीएस में क्या आते हैं? इसमें भी क्लर्क और पीओ के आते हैं, जो कि ये किसके लिए होते हैं? नेशनलाइज बैंक के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक के लिए होते हैं। अब नेशनलाइज्ड बैंक क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, कैनरा बैंक हुआ, ये सब क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक है। वो इस सबका रिक्रूटमेंट कौन करेगा? आईबीपीएस करेगा। तो आईबीपीएस में ही इन दोनों चीजों में क्लर्क और पीओ लेवल पे आपके नेशनलाइज्ड बैंक आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं। अब इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे एलआईसी हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ एनआईएसीएल हुआ, एनआईसीएल हुआ। ये सारे क्या है? ये सब इंश्योरेंस के एग्जाम्स है। ये सब भी क्या होते हैं? आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। इतना क्लियर है? जो एग्जाम्स होते हैं, जो फेज होते हैं एग्जाम्स के, आपको कौन कौन से फेज से होके गुजरना पड़ता है, कितने स्टेप्स आपको पार करने होते हैं, कितने आपको स्टेज पार करने होते हैं उस बैंक में बैठने के लिए, जॉब लेने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है प्री। प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो आप पहुंचेंगे वो होता है मेंस, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पीओ लेवल पे होता है। इंटरव्यू किस लेवल पे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ किस लेवल पे होता है? पीओ के लेवल पे होता है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। ये क्लियर है? होता क्या है, अब सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं अप्रॉक्स बता दूंगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स बताता हूं। आरआरबी क्लर्क का जो अप्रॉक्स सैलरी होता है वो होता है मेरे ख्याल से 30 to 35,000। ठीक है, ये पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। 30 to 35 के यानी कि 1000। आरआरबी पीओ का जो सैलरी होता है मोस्ट प्रोबेबली 35 to 45 के बीच में होता है, यानी थाउजेंड्स के बीच में होता है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का भी जो सैलरी होता है वो लगभग इतना ही होता है। कितना? 35 to 45 ये क्लर्क में हो गया 30 to 35, और आईबीपीएस पीओ में कितना हो गया? आईबीपीएस पीओ में जो होता है वो चल जाता है आपका 45 to 55 चल जाता है, यानी 1000 चल जाता है। इंश्योरेंस के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी लगभग ऐसा ही एक पैटर्न होता है, एक मतलब सैलरी होता है, जो पर्क्स आपको मिलते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी आपके क्लर्क एग्जाम्स होते हैं या फिर पीओ के एग्जाम्स होते हैं, उनका सिलेबस सेम होता है। ये ध्यान में रखिएगा, उनका जो सिलेबस होता है वो एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बस वो डिफरेंट होता है। मतलब कि जैसे प्री में जाएंगे तो थोड़ा कम इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, आप मेंस में जाएंगे तो मॉडरेट टफ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे इंटरेक्शन जो होगा वो थोड़े हाई लेवल पे इंटरेक्शन होते हैं बैंक के लेवल पे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि भाई सब्जेक्ट्स भी तो पते होने चाहिए कि कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि क्या होता है? मैथ्स, जिसको हम गणित बोलते हैं।
समझ में आया? फिर नेक्स्ट आपका क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा जो कि लास्ट 6 मंथ्स होता है, इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है स्टैटिक जीके। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इंक्लूड हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्टैटिक जीके इंक्लूड हो जाता है आपका, ठीक है, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बैंकिंग के टर्म्स पढ़े होंगे, जैसे सीआरआर, एसएलआर, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों के बारे में आपको क्या होता है, जानना पड़ता है। ये चीज आप पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में। फिर उसके बाद किसमें पढ़ेंगे, कंप्यूटर एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सिलेबस है जो आपको आता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना समय मिलता है, कितना नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्री के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्री का जो एग्जाम पैटर्न होता है, और ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए सेम होता है, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेम होता है, और वो प्रीलिम्स लेवल पे। जो प्रीलिम्स लेवल पे होता है वो इंग्लिश होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और फिर रीजनिंग। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 30, मार्क्स जो होगा 30, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। इंग्लिश में जो होता है वो क्या होता है, 35 क्वेश्चन होता है, 35 मार्क्स का होता है, ठीक है। रीजनिंग में भी क्या होता है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। अब ड्यूरेशन क्या होता है, इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, इसके लिए भी 20 मिनट, और इसके लिए भी 20 मिनट, यानी सबका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं ये सारे वो किस बेस पे होते हैं, सीबीटी बेस पे होते हैं। सीबीटी मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, क्लियर है। ये जितने बैंक एग्जाम के टोटल एग्जाम्स और इंश्योरेंस के भी सारे एग्जाम्स कैसे होते हैं, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। और ये सब क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, पहला आपका सबसे पहला जो पेपर खुला वो इंग्लिश का खुला, तो वो 20 मिनट चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, और 20 मिनट बाद अपने आप बंद होके फिर नेक्स्ट ये क्या नाम है, रीजनिंग या फिर मैथ्स खुल जाएगा, क्लियर है ये चीज। बस ऐसे होता है। मेंस का एग्जाम पैटर्न अब किसका हो गया, प्रीलिम्स हम लोग दे दिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, मेंस पे। और ये भी क्या है, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए सेम है। तो मेंस में क्या होता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि जीके या फिर करंट अफेयर्स जिसको आप बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो जो जनरल अवेयरनेस होता है वो कितने का होता है, 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का होता है, ये फिक्स रहता है इसमें। और टाइम जो आपको मिलेगा वो 35 मिनट मिलेगा। इंग्लिश का क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 40, मार्क्स भी 40, और ड्यूरेशन भी कितना होता है, 35 मिनट का। क्वांट भी कितना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर जो ये मार्क्स जो होते हैं 50 नंबर के, लेकिन आपको टाइम कितना मिलता है, 45 मिनट मिलता है। फिर उसके बाद जो रीजनिंग होता है और कंप्यूटर, देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स आपको 60 मार्क्स का होता है, और ड्यूरेशन कितना होता है, 45 मिनट का होता है। यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 190, जो मार्क्स है वो कितने हैं, 200। ये समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं। अब सिलेबस में क्या है, क्वांट, क्वांट मतलब गणित। अब गणित का सिलेबस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वन लाइनर्स। वन लाइनर्स क्या होते हैं, ये जो वन लाइनर्स होते हैं मतलब कि एक एक लाइन में दे देता है क्वेश्चंस, आपको उसको सॉल्व करना होता है। वन लाइनर्स में क्या क्या आता है, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में क्या होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पूछेगा, ठीक है। ये सब मतलब पूछेगा नहीं, मतलब एक वन लाइनर्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है। फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 चीजें होती है, एक होता है मिसिंग और एक होता है रॉन्ग, ठीक है। कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क या बीच में क्वेश्चन मार्क दे देगा, उसको आपको बताना होगा, एक सेम पैटर्न फॉलो होगी कि कैसे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे आप क्लास 7th 8th में पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, बस वैसा टाइप का। फिर नेक्स्ट आते हैं किस पे, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ग्राफ्स दे दिए जाते हैं आपको, उससे कुछ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना के आपको देंगे, आपको उससे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन कैसे ग्राफ को हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उससे कैलकुलेट करें, क्या चीजें करें। और एक चीज और, ये ध्यान रखिएगा, जो डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं उसके लिए कम से कम आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, परसेंटेज की, रेशियो की और एवरेज की। ये हमेशा याद रखिएगा। जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसके में कैसे कैसे ये डेटा इंटरप्रिटेशन पूछता है, तो बार ग्राफ हुआ, लाइन हुआ, पाई चार्ट हुआ, टेबल हुआ, रेडार हुआ, और फिर केसलेट्स हुआ। समझ में आया, यहाँ पे करेक्शन कर लेगा, एस होगा यहाँ पे, ठीक है, केसलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, अरिथमेटिक, जिससे बहुत से लोग डरते हैं। मतलब अरिथमेटिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क,
पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ये बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, और फिर आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती, और ये ध्यान रखिएगा जितना भी सिलेबस हम बता रहे हैं ना, वो सारा सिलेबस क्या है? प्री और मेंस दोनों मैं लेके चल रहा हूं। क्लियर है ये चीज? फिर आते हैं किस पे? रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या है? सिटिंग और पजल। ठीक है, सिटिंग और पजल पे ध्यान दीजिएगा। जो सिटिंग और पजल जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? फ्लोर बेस्ड होता है, बॉक्स बेस्ड, सर्कुलर, ब्लड रिलेशन टाइप, लीनियर, फ्लैट और स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, ये सब सारी चीजें उसमें होती है। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे, क्लास स्टार्ट होंगी, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट पे, ये अर्थमेटिक नहीं, यहाँ पे अर्थमेटिक की जगह मिसलेनियस कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिसलेनियस पार्ट है। मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अभी ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सिलोजिज्म हुआ, इनइक्वालिटीज हुए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड काउंट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मेंस का पार्ट होता है, जो कि आपका प्री में नहीं पूछता है। जो मेंस के टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग के भी नाम से जानते हैं? तो स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन या फिर इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग। ये सारे क्या है? मेंस के पार्ट है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्री की तैयारी, जब भी आप बैंक एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि प्री एग्जाम होने के जस्ट 1 महीने बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे ही प्री एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं कि बैंक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। इसीलिए प्री और मेंस हम लोगों को क्या करना है? साथ में लेके चलना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया है? अब आते हैं किस पे? इंग्लिश। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में जो होता है वो प्री और मीन्स दोनों का सेम होता है। ठीक है, जो होता है वर्ड यूसेज, फ्रेज रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, स्टार्टर्स एंड कनेक्शंस या फिर कनेक्टर्स, मिस स्पेल्ड यानी रॉन्ग स्पेलिंग, रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो आरसी होता है, फिर उसके बाद पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज होती है। होता क्या है कि देखो मैं बता रहा हूं, होते क्या है, मैं आपको टॉपिक्स कुछ बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, पैराजम्बल्स हुआ, एरर डिटेक्शन हुआ और फिलर्स हुआ। ये 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपका ये मेन टॉपिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मेन टॉपिक्स होते हैं। यही आपके क्या होते हैं? मेन टॉपिक्स होते हैं। और इससे मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो देख रहे हैं ये कितना है? 70%। यानी अगर आप ये 4 टॉपिक्स अगर कर लिए तो 70% सिलेबस आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। बाकी के जो बच्चे वो 30% आपके क्या होते हैं? वो सिलेबस में आते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के जाना है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ना है, तभी जाके आपका बैंक एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? रीजनिंग में नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? जैसे देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न में एक और चीजें हैं, मैं बता देता हूं, वेट करिएगा। हाँ, ये मैंने प्री और मेंस के एग्जाम के पैटर्न्स बता दिए। अब होता क्या है? आरआरबी का होता है। जैसे जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ना, वो उसके क्या होते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बता दे रहा हूं जो आरआरबी का होता है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, जो आरआरबी का होता है वो ध्यान दीजिएगा कि कैसा होता है, क्या होता है, जो कि रीजनल रूरल बैंक होता है। इसका जो पैटर्न होता है ना, वो प्री का, यानी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। अब क्या होता है पैटर्न, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? रीजनिंग। रीजनिंग हुआ, ठीक है, क्या आता है? रीजनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आता है वो आता है क्वांट। क्वांट यानी कि गणित। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। अब होता क्या है इसमें कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स थोड़े डिफरेंट होते हैं वो प्री के एग्जाम में, क्योंकि ये आरआरबी का पेपर होता है। आरआरबी में होता क्या है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग में 40 आते हैं, क्वांट में भी कितने आते हैं? 40 आते हैं। जो मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 40 और 40। यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। ये ध्यान में रखेगा। ठीक है, फिर क्या है जो और ड्यूरेशन,
जो ड्यूरेशन है वो ध्यान में रखिएगा। जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, इसका जो होता है ड्यूरेशन वो लगभग लगभग मैं बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, 10 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, 22 मिनट। और इसका भी लगभग कितना होता है, 22 मिनट होता है। समझ में आया, क्लियर है ये चीज। तो इन सबों का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 22 मिनट। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80, और नंबर मार्क्स कितने होते हैं, 80, और आपको समय सिर्फ और सिर्फ मिलता है 45 मिनट्स अप्रोक्स, याद रखिएगा। तो अब खुद सोचिए 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब वीडियो लाऊंगा स्ट्रैटेजी का कि कैसे क्रैक करना है एग्जाम, तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो क्लर्क में मैं बता रहा हूं, पीओ का तो नहीं, क्लर्क का मैं बता रहा हूं, 80 में से 80 बच्चे करके आते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, 80 में से 80 करके आता हूं और उनका 2 मिनट 3 मिनट बचा भी रहता है हर एक सेक्शन में। और ये सेक्शनल वाइज होते हैं, जैसे मैं उस समय बताया था कि 22 पहला स्लॉट खुलेगा आपका रीजनिंग का या फिर क्वांट का, दोनों में से किसी का भी, तो वो कितने का होगा, 22 मिनट। तो 22 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। फिर आपको नेक्स्ट जैसे ही 22 मिनट खत्म होगा स्लॉट बंद, फिर नेक्स्ट आपका 22 मिनट क्वांट का खुलेगा, फिर उसके बाद उसमें भी 40 क्वेश्चन देगा, वो आपको करना होगा। क्लर्क में 80 में से 80 बच्चे करके आते हैं। पीओ में मैक्सिमम जो होता है, जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, मैं बता रहा हूं 80 में से कम 60 प्लस होने चाहिए। 60 प्लस अगर आप कर रहे हो तो आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं सेफ अटेम्प्ट रहेगा। क्लियर है ये चीज, ये सारी चीज होती है। अब नेक्स्ट जो आप वीडियो के हम लोग लास्ट के एंड में पहुंच चुके हैं, मैंने सारी चीजें बता दी कि क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता है। अब होगा क्या कि अब आपको जैसे पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो आप जानोगे कि सर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा, मैं हर एक चीज के लिए वीडियो लाऊंगा। बस एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल मतलब आपका खुद का चैनल, जो कि क्या है, यूट्यूब चैनल, किस नाम से है, डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब आप ये सर्च करोगे यूट्यूब चैनल डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, तो आपको एक ऐसा चैनल दिखेगा ये लोगो बनते हुए, और उसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी जीरो लेवल से, एकदम इनिशियल लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका खुद का चैनल है। और अब क्या होगा, जैसे ही आपको क्लासेस हो जाएंगे, आपके स्ट्रेटेजी वीडियोस बनेंगे, हर एक चीज बनेगा, तो उसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस, क्विजेस कहां से मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना है, जो कि क्या है, डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से है। आप जब टेलीग्राम पे जाओगे, आप सर्च बार पे सर्च करोगे डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको इस चैनल का नाम मिल जाएगा डीएनएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको क्या कर लेना, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको क्लास के शेड्यूल्स, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ्स, हर एक चीज डिटेल में आपको, जो भी मैं अभी कराऊंगा बोर्ड पे, जो भी मैं कराऊंगा विथ एनोटेशंस, आपको उसकी पीडीएफ मिलेंगी, सब चीज आपको डिटेल में मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, और आपकी हर एक शेड्यूल, क्लासेस कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी, कितना शेड्यूल रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सारी आपको चीजें क्या होंगी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।